नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की। हमारी दैनिक विज्ञान की प्रतिदिन क्लास आपको मिल रही है। उसी कड़ी के अंतर्गत आज अपनी क्लास है वह है धातु, अधातु एवं उपधातु की। कल हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपनी क्लास लेकर आए धातु, अधातु और एवं उपधातु की। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको धातु, अधातु और उपधातु से जुड़े हुए जितने भी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की प्रतिदिन हमारी दैनिक विज्ञान की क्लास समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ भाग ब की भी जितनी भी क्लास है वह भी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपने आज की धातु, अधातु एवं उपधातु की क्लास। साथ ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको इस वीडियो की पीडीएफ वहां पर मिल सके और उसकी फोटोकॉपी करवा सकते हैं आप, और नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल नोट्स बेस्ड पैटर्न पर हम बात करने वाले हैं। एकदम नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको वापस रिवाइज करने में, रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अपनी क्लास, कल हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था। तत्व मुख्य रूप तीन प्रकार के होते हैं। इसकी बात हमने की थी किसकी, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो आज हम पढ़ेंगे धातु। किसके बारे में, धातु के बारे में। तो देखिए धातु, धातु के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पोटेशियम, पारा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं क्या हैं, धातुएं हैं। धातु गुण देखिए, धातु चमकीली होती हैं, ताप और विद्युत की क्या होती है, छू चालक होती हैं। धातु तन्य होती हैं और आघात वर्धीय होती हैं। ये सभी धातु के क्या है, गुण, क्या है, गुण है। ये सभी धातु के गुणों की बात की गई है। आगे प्रतिध्वनि पूर्ण गुण भी इनमें पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब कुछ सवालों की, अति महत्वपूर्ण सवाल, फैक्ट की बात करेंगे। कक्षा 8वीं से लगाकर 9वीं की NCERT और RBSC के अंतर्गत धातु एवं अधातु के बारे में जो जो मुख्य बातें की गई हैं, उन सभी की बात हमने यहाँ पर की है। देखिए धातु ठोस होती हैं। क्या होती हैं, ठोस। ये हमें सबको पता है, जितनी भी धातु होती है वो ठोस होती है, परंतु पारा तरल, तरल अवस्था में रहने वाली धातु है। किसके, कमरे के तापमान। तरल अवस्था का मतलब है द्रव्य अवस्था। कौन सी अवस्था, द्रव्य अवस्था में रहने वाली, ठीक है नहीं। यानी कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में या फिर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो वो है पारा। कौन सी है, पारा। इसके अलावा लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इतनी मुलायम धातु हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी मुलायम धातु की बात करें तो आपको तीन नाम याद रखने हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये तीन धातु अति मुलायम होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। आगे पोटेशियम व सोडियम अति क्रियाशील धातु। इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो कि पोटेशियम धातु और सोडियम धातु कैसी है, अति क्रियाशील धातु है। अतः इन्हें कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ताकि ये वायु से क्रिया कर आग ना पकड़े। यानी कि यदि पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन तेल में नहीं रखेंगे तो ये वायु से क्रिया करके क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेती है। इसलिए ये वायु से क्रिया न करें, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, कैरोसिन के तेल के अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। इसके अलावा अति क्रियाशील अधातु, देखो धातु तो दो, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लेकिन अधातु जो वायु में आग पकड़ लेती है वो है फास्फोरस। कौन सी है, फास्फोरस। इसे जल में डाल कर रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल में डाल कर रखा जाता है, ठीक है ना, किसको, फास्फोरस को। ये अधातु हैं और ये पोटेशियम और सोडियम धातु हैं, ठीक है ना। पोटेशियम सोडियम को कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि आग ना पकड़े, और अधातु जो कि कौन, फास्फोरस है, इसे जल में डालकर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, सीधा यहाँ सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं अगली कड़ी के अंदर। देखिए धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, ठीक है, नोट्स में दिया गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इन दोनों की प्रकृति होगी किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों होती हैं। बहुत बार सवाल आया हुआ है ये सवाल, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी कि अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी, दो ही हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओके, आगे चलते हैं। अब है अत्यधिक क्रियाशील तत्वों का एक सारणी दी गई है। सबसे अत्यधिक क्रियाशील तत्व होगा वो होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इसकी क्रियाशीलता घटती जाती है और सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है वो होता है गोल्ड, Au। क्या होता है, गोल्ड, Au होता है। उम्मीद होगी आपको अच्छी तरह से सारणी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस, इसकी क्रिया जिंक से करेगी Zn, तो Zn क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा। क्यों, क्योंकि Zn की क्रियाशीलता क्या है, अधिक, क्या है, अधिक है, जबकि कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, कम। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में से जिंक को जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक जो होगा वो कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा, फिर बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है ना, और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या है, Cu से अधिक। ये देखिए FeSO4 की क्रिया जब Cu से कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Cu से अधिक क्रियाशीलता किसकी, Fe। यहाँ देखिए आप, Fe आयरन की क्रियाशीलता अधिक है और Cu की क्या है, कम है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यदि यहाँ पर Cu की जगह क्या होती, Zn होता, क्या जिंक होता, तो अभिक्रिया हो जाती, तो क्या बनता, ZnSO4 प्लस Fe, क्योंकि Zn एंड जिंक की जो क्रियाशीलता है वो आयरन से अधिक है। आगे चलते हैं। गैलियम तथा सीजियम धातु को हथेली पर रखने से ये धातु पिघलने लगती हैं। इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी धातुएं हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? दो धातुएं हैं जो आपके हाथ में रखेंगे, रखते ही ये पिघल जाएगी। एक का नाम है गैलियम, एक का नाम है सीजियम। दोनों ही देखो आपको डार्क मार्क से बताया हुआ है येलो कलर के द्वारा कि अति इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है हमारे नोट्स के अंतर्गत। आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आगे देखें, देखो कमरे के ताप से अधिक ताप पर 303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर, ठीक है ना, ये पिघल जाएगी। अब बात करते हैं अधातु, किसकी, अधातु की। इसके अंतर्गत ठोस, द्रव, एक गैस, तीनों अवस्था में अधातु पाई जाती है। ठोस अवस्था में भी होगी, द्रव अवस्था में भी होगी और गैसीय अवस्था में भी होगी। कौन कौन सी है अधातु, तो देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि क्या है, अधातु। लेकिन देखो अधातु की चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली होती। कैसे होती है, चमकीली। ये अपवाद है, कैसे, अपवाद, ठीक है, ध्यान रखना, अपवाद अवश्य पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्न में ऐसे कौन सी उपधातु अधातु चमकीली होती हैं, क्योंकि अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन एकमात्र आयोडीन है वो चमकीली होती है। इसके अलावा अधातु विद्युत क्या होता है, कुचालक है, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन क्या होता है, विद्युत का सुचालक। प्रतिध्वनिपूर्ण, तन्य, आघातवर्तीय नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। इंपॉर्टेंट कर लो, सीधा सवाल आ सकता है साथियों कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी है, ब्रोमीन, Br, कौन सी, ब्रोमीन। ओके, उम्मीद होगी कि आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए कार्बन का कठोरतम रूप हीरा है। कौन सा है, हीरा, सबसे कठोर पदार्थ। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि SO2 और CO2।
2। ठीक है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या क्या बनाएंगे? क्षारकीय। कौन से बनाएंगे? क्षारकीय। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है ना, क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कितने? 2, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। जो वेल्डिंग होती है उसके उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया कर फॉर्जिन COCl2 नामक वैसिलिक गैस बनाती हैं। अब है उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु, जो कि न धातु में होंगे न ही अधातु में, वो होते हैं उपधातु। देखिए किस प्रकार के तत्व। देखिए, धातु एवं अधातु के बीच के गुणों को दर्शाने वाले तत्व उपधातु होते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन धातु है, अधातु या उपधातु? तो देखिए याद रखिएगा, उपधातु एक तो बोरॉन, सिलिकॉन SI और जर्मेनियम GE क्या है? उपधातु हैं। अब देखिए, 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसे याद रखिएगा, कितने तत्व, सीधा पूछा जा सकता है कि कितने तत्व कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं? वो 11। कौन से? 11। कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या होती? अधिक। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वो है फ्लोरीन। ठीक है ना, अधिक होती है। अतः फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत होकर OF2 बनाता है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो कुल ज्ञात तत्व कितने? 118 तत्व कुल ज्ञात है। हमने ये नोट NCERT किताब कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की NCERT प्लस RBSE को मिलकर बनाए हैं। तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश है ही नहीं। बिल्कुल सही नोट्स है, आप विश्वास रखिए और अच्छी तरीके से अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें। 118 तत्व कुल ज्ञात हैं। देखो, 92 तत्व प्राकृतिक हैं और 98, दो अलग अलग क्यों बताए गए? क्योंकि आपकी 9 की NCERT में कितने बताए गए? 92 प्राकृतिक तत्व। लेकिन 10वीं की NCERT में कितने बताए हैं? 98। इसलिए हमने दोनों को लिया है, न कि एक को। ठीक है ना, आपको सबूत चाहिए तो कक्षा 9 की NCERT में 92 तत्व मिल जाएंगे आपको, और कक्षा 10वीं की NCERT की जो विज्ञान की किताब अभी चल रही है उसमें 98 तत्व बताए गए हैं। 26 तत्व है वो कृत्रिम रूप से ज्ञात हैं, प्राकृतिक हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन तो देखिए, आगे धातु विद्युत धनायन तत्व है। धातु क्या होते हैं? विद्युत धनायन, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अधातु को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है, धातु है विद्युत धनात्मक तत्व, अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ठीक है ना, तो ये हमने आज बात की धातु, अधातु एवं उपधातु की। जो मुख्य मुख्य बातें थी उन सब की बात हमने कर ली है। कुछ अपवाद थे, अपवाद भी हमने आपको बता दिए हैं। और हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये PDF जो नोट्स हैं हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस नोट्स की फोटोकॉपी और PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।